पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सतीश। आज सबसे पहले अपने दर्शकों को महाअष्टमी की बधाइयां, खूब सारी बधाइयां। आप निरोग रहें, स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और सभी के लिए मंगल कामना। अजीत जी, हम लोग तो रोज अपनी ड्यूटी पर रहते ही रहते हैं और बिहार का चुनाव है तो पूजा में भी चुनाव की बात करनी होगी, क्योंकि पूजा के दिन ही, महाअष्टमी के दिन ही बिहार में अमित शाह का सर्जिकल स्ट्राइक दिख गया, चुनाव का सर्जिकल स्ट्राइक। और बहुत ही तरीके से मिसाइल बने हैं धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावरे और ऋतुराज सिन्हा। देखिए, 2020 का चुनाव, 2020 की 30 और 2024 की हार अमित सिन्हा भूलते नहीं है। किस तरीके से शाहाबाद, भोजपुर शाहाबाद में एनडीए का नुकसान हुआ, एनडीए के उम्मीदवारों की हार हुई। तो अमित शाह ने सबसे पहले जब बिहार में वह चुनाव के अभियान में लगे तो शाहाबाद को ही चुना और शाहाबाद में ही उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया, चयनित कार्यकर्ताओं के साथ। लेकिन कहते हैं कि इसके पहले ही बिहार से भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति में या राष्ट्रीय प्राधिकारियों की सूची में जो अकेले प्राधिकारी हैं, ऋतुराज सिन्हा राष्ट्रीय मंत्री, उन्हें ऑपरेशन पर लगा दिया गया था। और यह ऑपरेशन था ऑपरेशन पवन सिंह, क्योंकि बीच बीच में खबरें आती थी कि पवन सिंह चुनाव लड़ने को इच्छुक हैं। खबरें यह भी आती थी कि वह प्रशांत किशोर के संपर्क में है। तो अमित शाह ने यह महसूस किया कि 2020 में जो हार हुई, कैसे हारते ही चले गए थे जेडीयू बीजेपी के उम्मीदवार, उसमें चिराग फैक्टर भी काम आया था। लेकिन 2024 देख लीजिए कि पवन सिंह ने कितने लोकसभा क्षेत्रों में खेल बिगाड़ा। काराकाट में स्वयं नहीं जीते, उपेंद्र कुशवाहा को तीसरे स्थान पर भिजवा दिया। और फिर बक्सर देख लीजिए, आरा देख लीजिए, सासाराम देख लीजिए, औरंगाबाद देख लीजिए, जहानाबाद देख लीजिए, पाटलिपुत्रा देख लीजिए। तो यह बात समझ में आ गई। और जिस बात की चर्चा हम लोग करते भी हैं कि 2015 से ही सोशल इंजीनियरिंग खराब हुई, जब नीतीश कुमार महागठबंधन में गए थे कि मगध में क्या हुआ था, शर्मा को बर्मा नहीं, बर्मा को शर्मा नहीं। और 2024 में हम लोगों ने देखा भोजपुर, शाहबाद और पटना वाले इलाके में कि कोयरी को राजपूत नहीं, राजपूत को कोयरी नहीं। और इसके जो असली कारक थे वह पवन सिंह थे। तो पवन सिंह अब भाजपा के हो गए। विनोद तावरे ने कहा कि वह भाजपा के ही थे, लेकिन भाजपा के थे तो कैसे लोकसभा चुनाव लड़ गए थे बागी होकर, यह बात समझने की है। और इन बातों पर विराम लगा दिया गया है कि वह आरएलएन, देखिए, अमित शाह जब सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो किस तरीके से सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों को साधते हैं। उपेंद्र कुशवाहा का वह बयान भी कि जब डूबेंगे तो सब डूबेंगे, और पवन सिंह को लेकर उनकी क्या सोच, और वे किस तरीके से वहां बिल्कुल संकोची हो जाते थे कि नहीं, यह तो ठीक नहीं है, इससे संदेशा खराब जाएगा। तो अमित शाह ने ऑपरेशन को पूर्ण कराया धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावरे, ऋतुराज सिन्हा से, और फैसला किया कि पवन सिंह सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा से ही जाकर मिलेंगे। और दिल्ली में आज उपेंद्र कुशवाहा से महाअष्टमी के दिन बिल्कुल पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात की जो तस्वीरें आई, कह सकते हैं कि पवन सिंह साष्टांग दंडवत करते दिखाई पड़ गए। वहां विनोद तावरे और ऋतुराज सिन्हा भी थे। तो अमित शाह ने यह संदेश दे दिया कि देखो, किसी भी कीमत पर हमें बिहार में यह जो लवकुश है उसे ठीक रखना है। और जो राजपूत बिदक गए थे, क्योंकि इधर के दिनों में आप राजकुमार सिंह का बयान भी देख रहे थे, अब खबर यह चलने लगी है कि पवन सिंह विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। सीट आरा इसकी डिमांड है, नहीं तो बरहरा। बरहरा में कोई दिक्कत नहीं है, आरा चाहते हैं पवन सिंह। और उपेंद्र कुशवाहा को भी शाहाबाद में लड़ने के लिए राजपूत उम्मीदवार उतारने के लिए एक सीट दी जाएगी। यह सीट दिनारा भी हो सकती है, क्योंकि आलोक सिंह को चुनाव लड़ाना चाहते हैं उपेंद्र कुशवाहा। तो अब यह माना जा रहा है कि देखिए, जो एनडीए है उसने अपने को रिपेयर कर लिया और नई चुनौती शाहाबाद के लिए
महागठबंधन के सामने, क्योंकि वही दुर्ग है। और हम फिर भी मानते हैं कि जब माले साथ है, अभी अभी जब हम लोग कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर रहे थे तो हमारे कई साथी, इसके पहले जब हम लोग चर्चा कर रहे थे, उन्होंने कहा कि देखिए प्रशांत किशोर और एनडीए की लड़ाई ऐसी छिड़ गई है और मीडिया में सब कुछ ये दोनों ही ले जा रहे हैं, तेजस्वी यादव तो मीडिया से गायब दिखाई पड़ रहे हैं। तो महागठबंधन की चुनौती वह भी है। और छटपटाहट कैसी है, महाअष्टमी हो गया, न मुकेश सहनी की बात बनी, न कांग्रेस की बात हुई, राहुल गांधी अमेरिका ही चले गए। तो अमित शाह का सर्जिकल स्ट्राइक और उपेंद्र कुशवाहा का बढ़ता हुआ कद, बढ़ता हुआ सम्मान, यह नहीं हुआ कि अमित शाह ने सीधे कह दिया पहले जाकर उपेंद्र कुशवाहा से मिलिए, दिल मिलाइए, उसके बाद बाकी बातें होगी। अजीत जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, ये बात ठीक है कि अब ये रिपेयर करना शुरू कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। जहां जहां उसकी कमजोरियां हैं, जो उसका कमजोर क्षेत्र है, जो जहां कमजोर सामाजिक समीकरण है, उसको रिपेयर करना बीजेपी ने शुरू कर दिया है। और ये बहुत बहुत सही समय से शुरू किया है। चुनाव के ठीक पहले ही इसको रिपेयर किया जाना था। अभी और भी कई रिपेयरिंग होनी है, कई चीजों को अभी ठीक किया जाना है इसी इलाके में। और एक का संकेत आपने दे ही दिया कि जो एक और जो इनका जिसको फॉल्ट लाइन बोलते हैं, समूचे सामाजिक जो इनकी सोशल इंजीनियरिंग है, उसमें एक और फॉल्ट लाइन है। जो एक तो शर्मा वर्मा का भी फॉल्ट लाइन रिपेयर किया जा रहा है, किया गया, उसकी आज एक शुरुआत हुई है। इसके अलावा जो एक फॉल्ट लाइन है जिसका आपने जिक्र किया, जो पहले से चला आ रहा है, एक फॉल्ट लाइन भूमिहार चंद्रवंशी का है, एक फॉल्ट लाइन कुर्मी और पासवान का है, एक फॉल्ट लाइन पासवान और माझी का है। तो ये तमाम फॉल्ट लाइंस रिपेयर करने हैं भारतीय जनता पार्टी को। जी, कुशवाहा राजपूत का तो किया गया, कुशवाहा राजपूत के फॉल्ट लाइन को अभी रिपेयर करने की कोशिश आज शुरू हो गई, जिस पर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह की मुलाकात से। लेकिन इसके अलावा जो फॉल्ट लाइंस हैं, जिसमें चंद्रवंशी भूमिहार को नहीं दे रहा है, भूमिहार चंद्रवंशी को नहीं दे रहा है, या जिसमें कुर्मी और पासवान का है, या पासवान और मांझी का है, ये सब इस इलाके के संकट हैं। इस इलाके में कई फॉल्ट लाइंस हैं एनडीए के अंदर। सिर्फ एक चीज से ये लोग इस बुरी तरह से नहीं हारे थे, मतलब हार के कई कारण हो गए थे। आपने कही दिया कि चिराग पासवान एक कारण है, लेकिन वो कई जो सोशल इंजीनियरिंग की फॉल्ट लाइंस थी, वो यहाँ सबसे ज्यादा इमिनेंट थी, सबसे ज्यादा वो ऑब्वियस थी इस इलाके में। और भूमिहार चंद्रवंशी की फॉल्ट लाइन की बात आपने की अजीत जी, भूमिहार चंद्रवंशी की फॉल्ट लाइन की बात, यह जिम्मा जेडीयू को दिया गया। और खबर आ रही है कि चंदेश्वर चंद्रवंशी जो 2024 में जहानाबाद का चुनाव हार गए, उनकी एक बहू, मतलब चंदेश्वर चंद्रवंशी के बेटे ने लव मैरिज की है और बहू जो है वह भूमिहार है, तो उसे घोसी से चुनाव लड़ाया जा सकता है जगदीश शर्मा के बेटे राहुल कुमार के खिलाफ। राहुल कुमार के बारे में चर्चा है कि वह महागठबंधन में आरजेडी के उम्मीदवार हो सकते हैं। तो चंद्रवंशी और भूमिहार के बीच जो फॉल्ट लाइन है, इसे खत्म करने के लिए चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के बहू को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। पहले खबरें आ रही थी कि चंदेश्वर चंद्रवंशी के बेटे लड़ेंगे या स्वयं चंदेश्वर चंद्रवंशी लड़ेंगे, लेकिन अपडेटेड वर्जन यह है कि चंदेश्वर चंद्रवंशी की बहू और वह भूमिहार, तो नाराजगी खत्म करने की कोशिश जेडीयू में भी चल रही है। हाँ, वही कहा हमने कि वो कई वो पहले चंद्रवंशी की उन बहू का जिक्र लोकसभा चुनाव के लिए भी हुआ था। और एक समझौता फॉर्मूले के तहत ये नीतीश कुमार के सामने ये बात रखी भी गई थी कि जो भूमिहारों की वहां के भूमिहारों की जो नाराजगी है, खासतौर से जगदीश शर्मा जो नाराज थे, जिनसे वादा किया गया था 2019 में कि भाई इस बार गलती हो गई, अगली बार हम ये गलती नहीं करेंगे। जब वो गलती दोहराई गई तो ये समझाने की कोशिश हुई थी, एक बीच का फॉर्मूला ये निकालने का प्रयास हुआ था कि उनकी बहू को लोकसभा का चुनाव लड़ा दिया जाए। तो ये विधानसभा में इस तरह से उस फॉल्ट लाइन को ठीक करेंगे। तो ये तमाम जो फॉल्ट लाइन है, अब ये मांझी और उनका चिराग पासवान का कैसे करते हैं, और नीतीश कुमार और चिराग पासवान का, ये सब चीजें भी हैं, उसको दूर करना है। उसमें एक जो फॉल्ट लाइन थी, बड़ी फॉल्ट लाइन, उसकी शुरुआत हो गई है, उसको ठीक करने की शुरुआत आज हो गई है। पवन सिंह गए उपेंद्र कुशवाहा के घर पे, जो उनका आवास है, आधिकारिक सरकारी आवास है एमपी के नाते तालकटोरा रोड पर, वहां गए और जाकर के उन्होंने मुलाकात की। आपने ठीक कहा कि वो साष्टांग दंडवत हुए, उन्होंने उनके झुक के उनके चरण छुए, फिर उन्होंने गले लगाया। और विनोद तावड़े इस दौरान मौजूद रहे, बगल में वो बैठे रहे, ऋतुराज सिन्हा भी। तो ये एक इसकी शुरुआत हो गई। और इसकी जरूरत इसलिए है, ज्ञानेश्वर जी आपने कई चीजें बता दी हैं, लेकिन शाहाबाद का इलाका, जो पूरा इलाका है, और मगध का भी इलाका है, उस पूरे इलाके में लगातार 2015 के बाद से ही गड़बड़ी हो रही है। और
वो जी। नीतीश कुमार के आरजेडी के साथ जाने से शुरुआत हुई थी। उसके बाद के दोनों चुनावों में एनडीए को बड़ा झटका लगा। 2020 में शाहाबाद की 22 में से सिर्फ 2 सीटें मिली भारतीय जनता पार्टी को, मतलब समूचे बिल्कुल। एनडीए को शाहाबाद में सिर्फ 2 सीटें मिली। हम्म। और पूरा आप मिला लीजिए, अगर शाहाबाद और मगध मिला लीजिए, वहां 22 में 2 मिली, और शाहाबाद मगध पूरा मिला लीजिए तो 55 सीटें हैं, जिसमें से 10 मिली। मतलब जी। 45 सीटें शाहाबाद और मगध की 9 लोकसभा सीटों के अंदर आने वाली 55 सीटों में से 45 सीटें महागठबंधन को मिली। और बिल्कुल। लोकसभा में 9 लोकसभा सीटों में से 7 लोकसभा सीटें इंडिया ब्लॉक को मिली, 7। जी। तो ये सिर्फ 2 सीट एनडीए जीत सका, एक नवादा और दूसरी सीट है गया, जहां गया में जीतन राम मांझी जीते, नवादा में विवेक ठाकुर जीते, और ये दोनों मगध की सीटें हैं। तो बिल्कुल। मगध में 5 लोकसभा की सीट आती है, जिसमें से 2 जीते। शाहाबाद जी। में 4 लोकसभा की सीट है, जिसमें से 4 हार गए। हम्म। तो ये चारों हार गए, चारों सीटें जो मतलब आरा बक्सर हार गए, ससाराम और काराकाट, ये 4 लोकसभा सीटें हैं जो शाहाबाद के इलाके में हार गए आप, और 22 विधानसभा में से 20 हार गए। तो ये भारतीय बिल्कुल। जनता पार्टी को पता है कि अगर शाहाबाद नहीं ठीक हुआ, ये 55 सीटें शाहाबाद और मगध की नहीं ठीक की गई, तो उसके बाद पूरे प्रदेश में चाहे कितना भी बढ़िया स्ट्राइक रेट कर लें, बहुमत से बहुत ऊपर नहीं जा सकेंगे। जो 160 का बिल्कुल। टारगेट, जो रिड्यूस्ड टारगेट है, 160 का टारगेट भी रिड्यूस्ड है टारगेट, मतलब जी। वो 225 से 160 आए हैं। उस हम्म। रिड्यूस्ड टारगेट में भी को भी हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। अगर हम्म। शाहाबाद में ये स्ट्राइक रेट जो है इंडिया ब्लॉक का, ये नहीं अगर बिगड़ा और एनडीए का नहीं सुधरा, तो फिर बहुत हम्म। मुश्किल हो जाएगी उस टारगेट को भी हासिल करने में। तो इसलिए अमित शाह ने इसकी शुरुआत की, और इसको बड़े कायदे से शुरुआत किया गया, कि इसकी शुरुआत की गई, ताकि उपेंद्र कुशवाहा के जिस सम्मान की बात हो रही है, क्योंकि देखिए विक्टिम 2024 के चुनाव के विक्टिम पवन सिंह नहीं है, बिल्कुल। विक्टिम उपेंद्र कुशवाहा है। हम्म। उनके साथ छल हुआ, उनके साथ धोखा हुआ, उनको चुनाव हरवाया गया। और ये नाराजगी, उसका कारण नाराजगी कुशवाहा समाज में जो नाराजगी हुई राजपूत समाज से, वो इस कारण से हुई कि एक तो पवन सिंह लड़े बिल्कुल। तो उनको बैठाने की कोशिश नहीं हुई, पूरा राजपूत समाज उनके पीछे खड़ा हो गया उनकी मदद के लिए। और ये फैक्ट है कि योगी आदित्यनाथ का लगा हुआ कार्यक्रम कैंसिल किया गया। उनको आना था काराकाट में प्रचार करने उपेंद्र कुशवाहा के लिए, वो नहीं आए। उपेंद्र कुशवाहा ने निजी तौर पर योगी आदित्यनाथ से रिक्वेस्ट किया था, जिस दिन वो बनारस में थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नॉमिनेशन के लिए। प्रधानमंत्री जिस दिन अपना नॉमिनेशन कर रहे थे बनारस में, उस दिन सारे एनडीए के नेता जुटे थे, तो उपेंद्र कुशवाहा भी थे वहां। उन्होंने निजी तौर पर योगी आदित्यनाथ से रिक्वेस्ट किया कि आप आइए, हमारे यहाँ प्रचार करना आपका जरूरी है। और उन्होंने कहा कि हम आएंगे। उनके लिए कार्यक्रम लगा, उनके लिए मंच स्टेज सजा, माइक लाउड स्पीकर से प्रचार हुआ, और वो नहीं आए। 2 बार उनका प्रोग्राम लग के कैंसिल हुआ। तो ये साफ साफ दिख रहा था कि क्या पर्दे के पीछे से क्या खेल हो रहा है। और उसको ये तो जितने होशियार राजपूत वोटर हैं वहां, उतने ही होशियार कुशवाहा वोटर भी हैं। अब लगभग ज्यादा ही होशियार हैं, होशियार हो गए हैं। हाँ, अब राजपूतों को भी मात दे रहे हैं टैक्टिकल वोटिंग में। हाँ, वही टैक्टिकल वोटिंग में उन्हीं से सीखा और उन्हीं को मात दे रहे हैं उस टैक्टिकल वोटिंग में। देखिए सारी सीटें हरवा दी ना वहां सारी सीटें हरवा दी। मतलब वहां शाहाबाद की तो 4 हरवा दी, और जो मगध के क्षेत्र में भी 5 में से 3 हरवा दी। वहां नहीं दिया वोट, जहानाबाद में भी नहीं दिया था वोट, और नवादा में दिया था वोट, नहीं दिया था वहां भी। जो अपने आप बीजेपी का जो अपना आकलन है, सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज के ही बड़े नेता हैं, उन्होंने आकलन करवाया चुनाव के बाद। तो उनका कहना है 6 या 7 सीटें, 6 सीटें मान के उनका मानना है 6 या 7 सीटें, जहां सचमुच वो उनके समाज के लोगों ने अपना कैंडिडेट देख करके वोट किया या महागठबंधन को वोट किया। उसमें मगध और शाहाबाद की सीटें हैं, और बाकी एक हमारे यहाँ की सीट है जो पूर्वी चंपारण की सीट थी, जहां कुशवाहा उम्मीदवार था उनका, पार्टी का राजेश कुमार। तो ये गड़बड़ हुई थी, और इसका असर अगर अभी इसको ठीक नहीं करेंगे तो वो तालमेल बिगड़ा रहेगा, तो हर जगह बिगड़ेगा। राजपूत अपने कारणों से भी नाराज है। उनकी नाराजगी ये भी है कि इतना बड़ा प्रदेश है, इतनी आबादी है, और आबादी 3.45% है, जो हम लोग अगर राज्य सरकार के जो जाति गणना है उसके आंकड़े माने तो 3.5% आबादी है राजपूत की, और 3% से कम आबादी है भूमिहार की। तो भूमिहार के 2 कैबिनेट मिनिस्टर हैं, राजपूत का एक भी मिनिस्टर नहीं है वहां केंद्र सरकार में। तो नाराजगी का ये एक और कारण है, बड़ा कारण है, अपने आप नाराजगी का कारण है। और कुशवाहा नाराज है कि उनके साथ राजपूतों ने धोखा किया।
तो और इन आपने दोनों देखा को ही अजीत जी बिहार की बात 2.0, जय सांगा, राजीव प्रताप रूडी, बिल्कुल, बिल्कुल। जेबर 70 सीटों पर राजपूत चुनाव जिता सकते हैं, हरा सकते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की लड़ाई, वह भी आपने देखा और उसका संदेशा भी गया था। और इधर राजकुमार सिंह तो बोल ही रहे थे कि भाई अमरिंदर प्रताप सिंह भी, राघवेंद्र प्रताप सिंह भी। हुँ। अब जब पवन सिंह ही आ गए तो अमरिंदर प्रताप सिंह और राघवेंद्र प्रताप सिंह का चेहरा तो गौन हो जाएगा, क्योंकि पवन सिंह तो बिल्कुल स्टारडम वाले चेहरे हैं। नहीं, स्टारडम का और उनकी तो बड़े पावर स्टार कहे जाते हैं, वो तो स्टारडम जी, तो मामूली तो है नहीं, बड़ा बिल्कुल। स्टारडम है, पावर स्टार कहे जाते हैं। और हम्म, दूसरे वो एक अब आइडेंटिटी बन जाती है किसी लीडर की, किसी भी हम्म, कारण से बने किसी लीडर की एक उस कास्ट से आइडेंटिटी बन जाती है। तो अभी अब हम पवन सिंह कोई बड़े नेता नहीं है, वो तो हम्म, फिल्मों में स्टार हैं और बिग बॉस हो आए और गाने गाते हैं, रील बनते हैं उनके, वो उस तरह के व्यक्ति हैं। नेता बहुत बड़े बड़े हैं, राजपूत के नेता बिहार में बड़े नेता हैं, सचमुच बड़े नेता है। राधा मोहन सिंह बड़े नेता है, राजीव प्रताप रूडी बड़े नेता हैं, गोपाल नारायण सिंह बड़े नेता हैं, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल एमपी हैं, तो अनेक नेता हैं वहां। लेकिन पवन पवन सिंह आइडेंटिफाई हो गए बिल्कुल, कास्ट से। बिल्कुल। जैसे झारखंड में एक समय था कि सरयू राय आइडेंटिफाई हो गए कि भाई सरयू राय की टिकट काटी गई, और वो हम्म, आइडेंटिफाई हो गए कि भाई अब पूरी जाति उनके पीछे खड़ी हुई। तो आइडेंटिटी बन गई है। आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन चेहरा बन जाता है। तो पवन सिंह चेहरा बन गए, तो अब उस जी, इलाके में दूसरे किसी की जरूरत नहीं है। अगर पवन हम्म, सिंह आ जाते हैं तो इसका मतलब कि अपने आप तमाम लोग आ गए, नौजवान पहले आएंगे, बाकी लोग पीछे से आएंगे, फॉलो करेंगे बाकी को। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि बड़ी भूमिका पवन सिंह की उनके समाज के लोग देख रहे हैं कि राजनीति में वो बड़ी भूमिका निभाएंगे। तो उनके आने के बाद किसी और चेहरे की जरूरत नहीं है वहां, और लेकिन तमाम पुराने चेहरे तो बिहार की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने आ रहे हैं पवन सिंह, बीजेपी के साथ आ रहे हैं। लेकिन मेरी एक सलाह होगी, और चर्चा खुलेआम होती है, चुपके चुपके होती है। बिहार में जो बंद है, उसे उन्हें थोड़ा त्यागना होगा, या सुपर प्राइवेसी जोन में जाना होगा। नहीं तो बिल्कुल। बदनामी भी होगी, नहीं तो बदनामी भी होगी। नहीं, और बदनामी खाली उनकी नहीं होगी, पूरी पार्टी की हाँ, होगी, समूचे गठबंधन की होगी। तो बिल्कुल, उसका जो बिल्कुल। उनको वो देखिए, जब तक वो फिल्म स्टार हैं तब तक हम्म, कंट्रोवर्सी उनका वो गोली कंट्रोवर्सी जामुन का और रिश्ता है। बैड पब्लिसिटी उनके लिए काम करता है। मतलब बैड जी, पब्लिसिटी भी पब्लिसिटी है जब जब तक आप हम्म, फिल्मों में हैं। लेकिन जब आप राजनीति में आएंगे तो तमाम तरह की बैड पब्लिसिटी को आपको रोकना होगा। अपनी पीआर टीम को नए सिरे से ट्रेंड करना होगा कि सिर्फ हम्म, गुड पब्लिसिटी हो आपकी। जैसे आज गुड पब्लिसिटी हुई कि आप झुके उपेंद्र कुशवाहा के सामने, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई ईगो की बात नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा उम्र में भी बड़े हैं, ओहदे में भी बड़े हैं, प्रोफेसर रहे हैं, एमपी है, तो आप उनके सामने झुके, कोई आपका सम्मान कम नहीं हुआ। आपने एक बड़ा काम कर दिया एनडीए के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, कि बिल्कुल। आप जो समीकरण बिगड़ा हुआ था, और उपेंद्र कुशवाहा ने भी बड़े खुले दिल से उनका स्वागत किया। उनका जो रिस्पांस था वो रिस्पांस दिखा हम लोगों को। ये बड़ी जरूरत थी कि दोनों तरफ से इस तरह का भाव दिखे, कुशवाहा और राजपूत दोनों की तरफ से इस तरह का भाव दिखे। तो एक हम्म, बड़ी फॉल्ट लाइन जिसको रिपेयर कर दिया गया वो कुशवाहा और राजपूत का है, शाहाबाद के लिए है। अब आरके सिंह भी देखिए, थोड़े दिन पहले ही आपने सबने दिखाया हम लोगों ने कि आरके सिंह से जी, मिले थे बिल्कुल। पवन सिंह, तो दोनों हम्म, की मुलाकात हुई थी। आरके सिंह लगातार सवाल भी उठा रहे थे, तो एक गठबंधन उनका बनने की बात हो रही थी, पवन सिंह और प्रशांत किशोर की बात हो ही रही थी। तो अब वो सारी हम्म, सारी चर्चाएं अब ठंडी हो गई। अब एक हम्म, फॉल्ट लाइन रिपेयर हो गई है कि अब इसको थोड़ा आपस में दिखाना होगा कि उस क्षेत्र में भी जाएं दोनों। कहीं कभी, अब जैसे आपने पहले एक बार बता चुके हैं आप प्रोग्राम में कि उपेंद्र कुशवाहा को काराकाट सीट चाहिए, वो अपनी बहू को चुनाव लड़ाना चाहते हैं वहां जी, उस सीट पर, हम्म। और एक राजपूत सीट नहीं, लड़ने एक राजपूत सीट भी चाहिए। अब काराकाट सीट को लेकर थोड़ा सा नया अपडेटेड है कि काराकाट सीट के बारे में कहा जा रहा है कि महाबली सिंह, हम्म। जिन्हें 2024 में टिकट नहीं दिया गया और उन्हें कहा गया कि उपेंद्र कुशवाहा को सांसद बन जाने दीजिए, आपका एडजस्टमेंट आगे करेंगे। तो महाबली सिंह बेटिकट हुए, सांसद थे, 2019 में चुनाव जीते थे। तो काराकाट को लेकर खबर आ रही है कि नीतीश कुमार महाबली सिंह को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, और उपेंद्र कुशवाहा की बहू या पत्नी एक और विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगी, यह बात तय है। और दिनारा में शायद मिल जाए आलोक सिंह को टिकट भी। अब यह भी खबर आ रही है कि महुआ विधानसभा क्षेत्र जो है, उस पर भी उपेंद्र कुशवाहा की नजर गई है। तो देखिए, यह पवन सिंह वाला फॉल्ट लाइन तो खत्म हुआ, लेकिन इसके साथ ही यह बात भी हुई कि उपेंद्र कुशवाहा का सम्मान भी बढ़ गया। बढ़ गया, हाँ, बिल्कुल बढ़ हाँ, गया। जब पवन सिंह के लिए उपेंद्र कुशवाहा को कहा गया होगा, अमित शाह की रजामंदी के साथ,
और जो ऑपरेशन किया धर्मेंद्र प्रधान ने, विनोद तावड़े ने और ऋतुराज सिन्हा ने, तो यदि उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा दिल दिखाया, पिछला गम भुलाया, तो फिर इनकी भी जो कुछ बातें होंगी, जो कहा जा रहा था कि ये 5 सीटों पर सिमट जाएंगे, 6 सीटों पर सिमट जाएंगे, तो अब हम लोग मान सकते हैं कि 8 सीट और 9 सीटें भी मिल सकती है और इनकी पसंद की सीटों पर भी। अब तो देखिए बात हो गई ना, यदि आपको शाहाबाद की राजनीति करनी है तो उपेंद्र कुशवाहा का ध्यान रखना होगा और गंभीरता से रखना होगा। हाँ, तो तभी तभी भेज पवन सिंह को भेज करके, नहीं तो ये भी हो सकता था अगर बहुत सीरियस नहीं होती है, सचमुच का पैचअप नहीं करना होता, सद्भाव नहीं बनाना होता, तो आदेश दे सकते थे। अमित शाह कहते कि नहीं हम इनको शामिल करा रहे हैं, तो भाई वो तो बीजेपी में शामिल होते तो पवन सिंह के लिए कोई ऑप्शन नहीं था। वो इसके इस नाम पर थोड़े एनडीए छोड़ देते कि आपने उनको क्यों अपनी पार्टी में शामिल करा है, वो दूसरी पार्टी का मामला था। तब 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 ये फॉल्ट लाइन नहीं रिपेयर होती। हम वही कह रहे थे कि उनके परिवार से कोई लड़े या उनका जो भी कैंडिडेट हो, जो भी उनको सीट मिलती है वहां, अब हम नेक्स्ट स्टेप हम बता रहे थे कि वहां पवन सिंह जाए और पवन सिंह जहां से लड़ेंगे वहां उपेंद्र कुशवाहा जाए। दोनों लोग अपने क्षेत्र में, शाहाबाद के इलाके में, आरा में, बक्सर में, सासाराम में, काराकाट में, जहां भी संभव हो वहां साथ घूमे, उनकी साथ की सभा हो, उनकी मुलाकातें वहां भी हो, बिहार में भी हो। ये एक इसके आगे का स्टेप होगा। तो जो हम लोग बात कर रहे हैं कि वहां रिपेयर कर लेना या 22 सीटों पर कुशवाहा और राजपूत का अलायंस बनवा देना, साथ में ले आ देना दोनों को, तो उसके लिए जरूरी है कि ये दोनों घूमे और ईमानदारी से अपने अपने लोगों को कहें कि भाई पुरानी बात भूल जाइए और हम लोग अब साथ मिल करके करेंगे। इसी में दोनों का भविष्य है और एनडीए का भी भविष्य मान लीजिए उसके साथ जाना है। तो अब ये करना होगा। अभी अब सीटों का क्या, एक हम आपको आज भेजे भी हैं सुबह। सीटों पे पहले बात कर लें अजीत जी। उपेंद्र कुशवाहा, पवन सिंह और साथ में आनंद मोहन भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि आनंद मोहन और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात हुई। बिल्कुल बिल्कुल। उपेंद्र कुशवाहा और वशिष्ठ नारायण सिंह की मुलाकात हुई थी। आनंद मोहन के छोटे बेटे अंशुमान आनंद के भी चुनाव लड़ने की चर्चा है। और यह कहा जा रहा है कि वह एनडीए में भाजपा के उम्मीदवार हो सकते हैं। कुछ बातें बनी भी है, लवली आनंद उन्हें लेकर, आनंद मोहन तो कम दिखाई पड़ते हैं लेकिन लवली आनंद उन्हें लेकर राजनाथ सिंह से मिली, राष्ट्रपति के यहाँ गई। तो अंशुमान आनंद के बारे में कहा जा रहा है कि क्षेत्र कौन सा चयनित किया गया है, औरंगाबाद का नबीनगर विधानसभा क्षेत्र। नबीनगर विधानसभा, हाँ, नबीनगर विधानसभा क्षेत्र, जहां कभी आनंद मोहन, लवली आनंद भी। तो अब यह मतलब जो फॉल्ट लाइन रिपेयर किया जा रहा है उसमें तमाम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है कि नहीं यह भी ठीक कर ले, वह भी ठीक कर ले, इसकी जरूरत को भी ध्यान रखा जा रहा है। हाँ, तो इसका ये हम कह रहे हैं कि उसका असर तभी होगा जब इसको कंटिन्यू आप रखेंगे और हर व्यक्ति, हर कास्ट के जो भी आपके, जिनको आपने आइडेंटिटी का चेहरा बनाया है, वो अपने समर्थकों से कहें कि पुरानी बातें भूल करके साथ में रहना है। तो ये एक पहल करनी होगी दोनों तरफ से, ताकि जनता के बीच में एक मैसेज आए। वर्कर इतनी आसानी से नहीं होता, नेता जितनी आसानी से आपस में मिल जाते हैं, वर्कर और ग्राउंड पर का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इतनी आसानी से खत्म नहीं होता है। अब जब इनको उपेंद्र कुशवाहा को हराने की साजिशें हुई, जब वहां सारी चीजें हुई, तो ग्राउंड पर भी, नीचे गांव में तो झगड़े होते होंगे ना, राजपूत और कुशवाहा नौजवानों में और दूसरे उनको दूर करना आसान नहीं होता है। वो बहुत जल्दी नहीं होता। नेता तो बहुत जल्दी मिल जाते हैं, लेकिन नीचे कैसे आपका पैचअप होगा, नीचे कैसे रिपेयर होगा, तो वो तब होगा जब दोनों लोग एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे के साथ घूमेंगे और ये मैसेज बनेगा कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। तो वो मैसेज अभी बनवाना होगा। और जो आपने कहा कि अब उपेंद्र कुशवाहा का महत्व तो समझ में आ गया कि शाहाबाद में उनकी जरूरत है, मगध में उनकी जरूरत है, और बाकी जगह जहां के रहने वाले हैं वो इलाका तो हम लोग देख ही रहे हैं कि जिस इलाके में जो हाजीपुर उजियारपुर, जहां उनका अपना घर है, जहां के वो रहने वाले हैं, उस इलाके में जनदाहा, ये तो पूरा वैशाली मुजफ्फरपुर का भी बेल्ट है जहां वो असर डाल सकते हैं। तो उनकी अगर जरूरत है, उस इलाके में उनकी जरूरत है, तो उनका सम्मान सीटों की संख्या से बढ़ना चाहिए। जैसा हम पहले कई बार कह चुके हैं कि उनको निजी तौर पर आप क्या देते हैं, इससे उनका वर्कर उतना खुश नहीं होगा। जो सामाजिक समीकरण, जो उनका वोट वर्ग है, वो उससे खुश नहीं होगा। वो इससे खुश होगा कि आपने उनका सम्मान बहाल किया। जैसे आज का जो पूरा घटनाक्रम है, वो उससे कुशवाहा समाज के लोग खुश होंगे कि भाई पावर स्टार हैं, जाकर के झुके और उनका पैर छुआ। अब इसके आगे अगर सीटें ठीक ठाक संख्या में मिलती हैं तो फिर वो गिले शिकवे दूर होंगे, जो उनके साथ जो है गिले शिकवे लोकसभा चुनाव के समय से लेकर के। हालांकि अभी जो समीकरण वोट का है, जो आज एक पता नहीं आपने देखा या नहीं, हम आपको दिल्ली के बड़े अंग्रेजी के, नहीं वोट वाइब्स का नहीं, अंग्रेजी के एक अखबार में जो वोट की रिपोर्ट है,
हिंदुस्तान जी टाइम्स में, वो हमने उसको देखा सुबह सुबह, और जी। उसमें एक बड़ी हैरानी की बात है कि कई लोगों को कोट किया उन लोगों ने, हम्म, सोर्सेस के अलावा कई नेताओं को कोट किया है उन लोगों ने, और उसने लिखा है कि उपेंद्र कुशवाहा को सिर्फ 4 सीटें मिलेंगी। और नहीं ये संभव नहीं, ये वो संभव संभव ही नहीं नहीं। है, वही वही कह रहे हैं, वो संभव ही नहीं है। तो हम्म, 102 101 का फॉर्मूला तो ठीक है, जिसके बारे में जेडीयू के लोगों ने या बीजेपी के लोगों ने ऑफिशियली भी कहा है, उसमें कोटेशन है बिल्कुल। ऑफिशियल भी, कि ये ठीक हम्म, लाइन पर है कि इसी तरह हम्म, से बंटवारा होगा। और हम्म, चिराग पासवान का 22, हालांकि उसमें भी थोड़ी बढ़त बढ़त थोड़ी सीटें उनकी भी बढ़नी है, 7 हम्म, सीट रिजर्व रखी गई है। तो उस 7 में से ज्यादातर, उसमें 7 में कई सीटें जो है हमको लगता है उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को मैनेज करने वाली सीटें हैं कुछ उसमें। हम्म। तो खैर, वो जो भी होगा वो अब एक नहीं, इसका एक भी चीज। ध्यान रखा जा रहा है, जी जी, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है कि मुकेश सहनी कितने बेचैन हो रहे हैं उधर, देरी से बिल्कुल। बेचैन कितने हो रहे हैं, वह भी तो देखा जा रहा है ना। हाँ, नहीं, हाँ पहला पहला ख्याल यही आया जब 7 सीटें रिजर्व देखी हमने, किसी ने भी, जी। जिसने भी कहा है, उसमें 3-4 नेताओं के नाम हैं, तो हम्म, जिसने भी कहा है 7 सीटें रिजर्व रखने का, वो पहला ख्याल यही आया कि वो 7 सीटें मुकेश सहनी के लिए तो नहीं रखी जा रही हैं, जी। कि भाई उनको तो और भी कुछ दे सकती है ना भारतीय जनता पार्टी, बिल्कुल। नीतीश कुमार, दोनों की सरकार है, कुछ और चीजें उनको मिल सकती हैं। तो वो भी हम्म, हो सकता है कि सीटें उस तरह की रिजर्व रखी गई हो, फिर बीजेपी और जेडीयू अपनी सीटें कम करेंगे लोग, फिर हम्म, उनका 102 101 नहीं होगा, 100 से भी नीचे हो सकता है आना पड़ जाए, अगर वो आ जाते हम्म, हैं तो, क्योंकि उधर उनकी बात बिल्कुल। बन नहीं रही है। वो बेटे के हम्म, जन्मदिन के बहाने मुंबई चले गए थे, और बीच में फिर अब आने के बाद भी कोई ऐसा नहीं दिख रहा है, आज अष्टमी के दिन तक कोई, आपने जैसा कहा कि कोई बातचीत और कोई सीटों का बंटवारा या कोई उप मुख्यमंत्री पद की घोषणा नहीं हो रही है। तो हम्म, उनके यहाँ भी अब एक नई चुनौती ये खड़ी हो गई, अगर उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह का पैचअप हो गया, और हम्म, कुशवाहा राजपूत वोट का पैचअप हो गया, जैसा आपने कहा कि चंद्रवंशी और भूमिहार का पैचअप कराने की कोशिश हो रही है, और अगर बिल्कुल। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान का भी पैचअप इसी तरह से कराएंगे, उस फॉल्ट लाइन को भी अमित शाह दूर करेंगे, जैसी चर्चा हम लोग सुन रहे हैं कि मान लीजिए सिकंदरा नहीं छोड़ते हैं मांझी, तो चिराग पासवान इस बात को एक्सेप्ट करेंगे, और चकाई सीट अपने जमुई में से एक सीट वो लेकर के उनको, एक सीट वो दे करके उनको संतुष्ट किया जाएगा। बिल्कुल। तो बिल्कुल। ये अगर वहां भी अगर फॉल्ट लाइन ठीक करने की बात हो रही है, तो ये तो इंडिया ब्लॉक के लिए बड़ी चिंता की बात है ना, क्योंकि उनके जी। गढ़ से शुरुआत हुई है। ये जो हम्म, हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कि प्रधानमंत्री की पहली चुनाव बिगुल बजाने वाली सभा विक्रमगंज में हुई थी, तो वो हम्म, सासाराम के उसमें रोहतास जिले में आने वाली एक सीट पर, एक जगह पर उन्होंने, प्रधानमंत्री ने सभा की, तो ये अनायास तो हुआ नहीं होगा, वो तो पूरी प्लानिंग के साथ प्रधानमंत्री की सभाएं होती हैं। उसके बाद विक्रमगंज में प्रधानमंत्री की सभा हुई, उसके बाद अमित शाह गए जब चुनाव तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं, तो डेहरी में पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठे। तो शाहाबाद को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, मगध को लेकर के जिस तरह से काम किया जा रहा है, 55 सीटों को ठीक करने का, वो तो इंडिया ब्लॉक के लिए बड़ी चुनौती है। उधर से बिल्कुल। क्या बिल्कुल। प्रयास हो रहा है? उधर हम्म, से कोई प्रयास नहीं हो रहा है। हम्म। अभी इस भरोसे में बैठे हैं कि और हमारे प्रयास 7 का असर एमपी जीते देखिए, हैं। प्रयास का असर देखिए अजीत जी, धर्मेंद्र प्रधान को बनाया गया बिहार का प्रभारी, चुनाव प्रभारी। विनोद तावरे पहले से सक्रिय थे। फिर बिहार के विभिन्न हिस्सों को अलग अलग जोन में बांटकर प्रभारी बनाए गए, 5 प्रभारी बनाए गए, 4 तो बाहर से ही आ रहे हैं, एक ऋतुराज सिन्हा जिन्हें शाहबाद और भोजपुर का बनाया गया, पटना इलाके का बनाया गया, और उन्होंने अपना काम करके दिखा भी दिया। तो इधर इतनी तैयारी है और उधर आप इसी में फंसे हैं। एक समेकित तो बन जाता कि भैया ये करना है, तो ये करने के लिए भी आप कुछ नहीं कर रहे हो। आप हाँ, कुछ नहीं कर रहे हो। नीतीश कुमार नहीं तो कोई दुर्गा पूजा का नीतीश कुमार दुर्गा पूजा का पंडाल भी घूम रहे हैं, तेजस्वी जी भी घूम लिए हैं, हाँ, लेकिन उनको लगना होगा ना। हाँ, जैसा बीजेपी की एक लंबी चौड़ी 45 लोगों की चुनाव अभियान समिति बन गई, एक मैनिफेस्टो कमेटी बन गई, तो उधर लगातार एक्टिविटीज हो रही हैं। और अभी जो हम बिल्कुल। कह रहे थे कि जो इंडिया ब्लॉक ये मान रहा है कि हम लगातार 2 चुनाव से जीत रहे हैं, तो तीसरा भी जीत ही जाएंगे, तो हम्म, ये इस भरोसे, इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए। आप लोकसभा की 7 सीटें जिस इलाके में जीते, उस इलाके में 4 सीटों का बाई इलेक्शन आप चारों हार गए। चारों बाई इलेक्शन बिल्कुल। उसी इलाके में हुए थे, चाहे रामगढ़ हो हम्म, या तरारी हो या इमामगंज हो, बेलागंज हो, बेलागंज ये हो। चारों सीटें उसी उसी इलाके में हैं, और उस इलाके में आप चारों सीट पर हार गए, जबकि 3 आपके पास थी। तो हम्म, इस मतलब टेकन फॉर गारंटेड अगर आप शाहबाद इलाके को ले रहे हैं कि वहां हमारे साथ माले है और लेफ्ट पूरा है, और आरजेडी कांग्रेस में भी बहुत अच्छा अलायंस है, 7 हमारे एमपी हैं, तो हमको कोई दिक्कत उस इलाके में नहीं होगी, हम फिर जीत जाएंगे, तो ये हम्म, एक गलतफहमी है। क्योंकि उस इलाके में चिराग पासवान ने भी बड़ा इंपैक्ट किया था, उनको उनके हर हर सीट पर ऑन एन एवरेज उनको 10% वोट आया था या 12% वोट आया बिल्कुल। था।
उनका ओवरऑल वोट परसेंटेज 5.66 है, लेकिन इसको ये समझना होगा कि वो 137 सीट का परसेंटेज है, 243 सीट का परसेंटेज नहीं है। जितनी सीटें उन्होंने लड़ी हैं, उन सीटों का अगर सिर्फ परसेंटेज आप देखेंगे तो वो 10% से ऊपर है। और ये एक इतनी हैरानी की बात है कि एक पार्टी अकेले लड़ी 137 सीटों पर, बीजेपी का उसको समर्थन था, बीजेपी के कैंडिडेट थे, लेकिन उस पार्टी के एक भी कैंडिडेट की जमानत जब्त नहीं हुई। बिल्कुल ये एक बड़ी बात थी जो उसको जिन सीटों पर लड़े हैं वो लोग, तो वो उस जो इंडिया ब्लॉक जो अपना फायदा देख रहा है कि हम बड़ी भारी जीत और हम पिछली बार सरकार ही बना लेते, तो वो चिराग पासवान का फैक्टर है, उनको धन्यवाद देना चाहिए कि उनकी वजह से ऐसा हुआ था। अब चिराग पासवान भी इधर हैं, बीजेपी पूरी ताकत से है ही लगी हुई, अपना जो तमाम फॉल्ट लाइन्स हैं उनको दूर करने की कोशिश हो ही रही है। तो अब ऐसे में एक बड़ी चुनौती, जो घर की चुनौती थी, उनकी गठबंधन की चुनौती थी, पार्टी की चुनौती थी, उन सब के ऊपर इंडिया ब्लॉक की एक बड़ी चुनौती, इंडिया ब्लॉक के सामने एक बड़ी चुनौती इस बात की आ गई कि एनडीए की पूरी टीम अब प्रोएक्टिव हो गई है और पूरी माइट भारतीय जनता पार्टी और सरकार की लगी है। एनडीए की पूरी टीम की बात कर रहे हैं हम, ठाकुर पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, राजपूत पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, जो शाहबाद का इलाका है, भोजपुर का इलाका है, वहां इस बार ब्रजभूषण शरण सिंह भी दिखाई पड़ेंगे। और ब्रजभूषण शरण सिंह बिहार के किसी भी क्षत्रिय नेता से ज्यादा सम्मान आजकल ठाकुरों में पा रहे हैं। जहां जाते हैं खुद के हेलीकॉप्टर से जाते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के दामाद विशाल सिंह को बिस्कोमान का चेयरमैन बनाया गया, कैसे बनाया गया और अमित शाह ने कितनी मदद की, आरोप तो सुनील सिंह लगाते हैं। इसके पहले एनसीसीएफ के चेयरमैन बनाए गए। और पवन सिंह यदि आरा विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं तो विशाल सिंह 2029 में लोकसभा का उम्मीदवार हो सकते हैं। बिल्कुल। तो हाँ, ब्रजभूषण शरण सिंह भी, तो बहुत मजबूत किलेबंदी की जा रही है। हाँ, तो इसको ये एक तो वही सबसे बड़ा जो उनकी कमजोरी थी, उस कमजोरी को दूर कर लिया, सबसे बड़ी कमजोरी को दूर कर लिया। उनको उपेंद्र कुशवाहा का सम्मान बहाल कर दिया और उनकी जाति के लोग तो इंक्लाइंड है ही ना एनडीए की तरफ। भाई सम्राट चौधरी सबसे बड़ा चेहरा दिखाए जा ही रहे हैं और इंक्लाइंड है। ये पहले कहा जा रहा था कि जहां उनकी जाति का कैंडिडेट होगा वहां वो वोट देंगे, लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा का सम्मान बनाने के बाद, बहाल करने के बाद, बढ़ाने के बाद, अब आप शाहबाद में उम्मीद कर सकते हैं कि वो अब वो गड़बड़ी नहीं होगी, राजपूत और कुशवाहा वाली वो गड़बड़ी नहीं होगी, कम होगी। कहीं हो सकता है एक आध कैंडिडेट हो वहां हो जाए, वो कोई गारंटी नहीं करता। वो तो लालू यादव सबसे बड़े नेता हैं यादवों के, तब भी कई जगह यादव वोट कर देते हैं एनडीए के कैंडिडेट को। उसमें ये ऐसी कोई बात नहीं है कि एकदम ही नहीं करेगा, 100% वोट नहीं जाता है। अगर 70-80% वोट आता है तो आप मान लीजिए कि वो 100% हो गया। तो अब एक एक करके सारी फॉल्ट लाइंस ज्ञानेश्वर जी एनडीए की तरफ से ठीक की जा रही है। अमित शाह उसकी निगरानी कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान, सीआर पाटिल और केशव प्रसाद मौर्य भी एक्टिव होंगे उस इलाके में, क्योंकि वो एक बड़ा चेहरा है उस कोयरी समाज के। तो वो तमाम कोयरी, कुर्मी, वैश्य ले आए प्रभारी। आप तीन जातियां जो है वो ले आए, जो आपकी कोर जाति है, जिनमें थोड़ी बहुत भी नाराजगी रही होगी, तो आप कोयरी, कुर्मी और वैश्य समाज का 3 ले आए प्रभारी और सह प्रभारी, और जो लीडरशिप है आपकी। तो एनडीए ने एक बड़ी चुनौती अपने मैनेजमेंट से, देखिए यही मैनेजमेंट काम करता है, बाकी तो परसेप्शन क्रिएट हो जाता है। परसेप्शन आप नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार से बड़ा परसेप्शन नहीं बना सकते हैं तेजस्वी यादव। जो सरकार जो चीजें बांट रही है, उससे जो नैरेशन बना है, आप उससे बड़ा नैरेशन नहीं खड़ा कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है माइक्रो मैनेजमेंट की, और वो हम लोग देख रहे हैं। इस तरह की और कई चीजें देखने को मिलेंगी, इस तरह का माइक्रो मैनेजमेंट बीजेपी की तरफ से। तो चलिए देखिए, अभी और भी माइक्रो मैनेजमेंट देखने को मिलेगा। विजयादशमी के बाद चुनाव का असली रंग दिखाई पड़ेगा और महागठबंधन कितनी देरी और करता है, जितनी देरी करेगा वो उतना पीछे जाएगा। तो हम चर्चा करते रहेंगे बिहार की। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।